these are अराउंड 60 के आसपास एमसीक्यूज हैं। ये मार्केट फेलियर के ऊपर है। इनमें से कुछ एमसीक्यूज इनकम इनइक्वालिटी के ऊपर होंगे, प्रोबेबली 10-12 एमसीक्यूज। तो एसेंशियली यू आर नॉट सपोज्ड टू अटेंड मोर देन 50 ऑफ दीज एमसीक्यूज। इनकम इनइक्वालिटी के, जिसमें इनकम इनइक्वालिटी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, लॉरेंस कर्व का, जीनी कोएफिशिएंट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। Don't attempt those MCQs right now because उसका चैप्टर अगले से अगला लेबर मार्केट, जो लास्ट चैप्टर है माइक्रो का, वो करना है, ठीक है। सो अभी आप लोगों ने वो MCQs करने हैं जिनका ताल्लुक मार्केट फेलियर से है। ये आपको थर्सडे तक का टाइम है, ठीक है। सो यू हैव 2 days, ठीक है। इसको अटेम्प्ट करें, प्रैक्टिस करें। मैं आप लोगों के साथ कल या मैक्सिमम परसों आपके साथ इनके आंसर शेयर करूंगा। इनको प्रैक्टिस करोगे तो जो आपके सेशनल के अंदर एमसीक्यूज आ रहे हैं रिलेटेड टू मार्केट फेलियर, वो आपके अच्छे हो पाएंगे। लेकिन अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मार्केट फेलियर के एमसीक्यूज आपसे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सो आज मैं इंशाल्लाह मार्केट फेलियर का चैप्टर खत्म कर दूंगा। आज की क्लास में उसके कुछ एसेस भी कर लेंगे, कुछ कल कर लेंगे। थर्सडे की क्लास में इंशाल्लाह हम उसके जो एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस कर लेंगे। और फिर इंशाल्लाह मंडे को यू हैव योर सेशनल 7:30 से 9। याद रखिएगा 7:30 शुरू होगा, 7:30 से 9 AM तक, सॉरी, आप लोगों का टेस्ट है 1.5 घंटे का है, इसलिए मैं 7:30 शुरू कर रहा हूँ। जो लेट हुआ उसके पास फिर एक्स्ट्रा टाइम नहीं होगा, तो मेक श्योर के 7:20 तक आ जाएं आप लोग। और सुबह के वक्त इतना रश भी नहीं होगा, ठीक है। 20 MCQ है, 20 मार्क का एक ऐसे है और 2 डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। एक डायग्राम आपने बनाना है और एक डायग्राम आपने लेबल करना है, ठीक है। 5-5 नंबर, ठीक है। सो आज इंशाल्लाह ये चैप्टर खत्म करते हैं। कल की क्लास में क्विक रिकैप, कल की क्लास में मैंने आप लोगों के साथ गवर्नमेंट की इंटरवेंशंस की थी। एक मैंने टेबल बनाया हुआ है यहाँ पे, ये है जी गवर्नमेंट की इंटरवेंशंस का एक सॉर्ट ऑफ समरी, कि आपको ये जो पहली 4 हैं इनके बारे में ज्यादा डिटेल्स आनी चाहिए, क्योंकि ये आपने एसे में इस्तेमाल करनी है। जब भी मार्केट फेलियर का एसे करोगे, मार्केट फेलियर के एसे में आप देखोगे कि ऑलमोस्ट सारे मार्केट फेलियर के एसे में 2 गवर्नमेंट की पॉलिसीज आपने लाजमी डिस्कस करनी होगी, ठीक है। लेकिन आप और दोनों गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में आपने डायग्राम बनाना होगा और साथ में आपने उनके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करने होंगे। इन चारों के हमने डायग्राम भी देखे, इसका नहीं देखा डायग्राम क्योंकि इसका डायग्राम कोई नहीं बनता, लेकिन इन तीनों के तो डायग्राम्स भी हमने ड्रॉ किए हैं क्लास के अंदर, साथ में प्रोज एंड कॉन्स भी डिस्कस किए हैं 2-2, राइट। और फिर बाकी 6-7 हैं, ये बाकी ये कोई 5-6 और सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जिनके बारे में आपको सिर्फ इनकी डेफिनेशंस और इनकी ओवरऑल रीजनिंग की, ये मार्केट फेलियर को कैसे ठीक करते हैं, ये पता होना चाहिए। बिकॉज मुझे उम्मीद है कि आपको ये एसे में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसे में आपने वो पहले 4 लिखने हैं क्योंकि उनके बारे में सबसे डिटेल आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आज जैसा मैंने कहा इंशाल्लाह आज इस चैप्टर को खत्म करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कल मैं नहीं करा पाया था वो है गवर्नमेंट फेलियर। ये आपने कंक्लूजन में लिखना है। जब भी आप मार्केट फेलियर का एसे करेंगे, आज इंशाल्लाह शुरू करेंगे, जब भी मार्केट फेलियर का एसे करेंगे, मार्केट फेलियर के एसे में यू विल हैव टू राइट अ कंक्लूजन एंड इन दैट कंक्लूजन यू विल हैव टू मेंशन गवर्नमेंट फेलियर। द क्वेश्चन इज व्हाट इज गवर्नमेंट फेलियर? गवर्नमेंट फेलियर इज जब गवर्नमेंट मार्केट फेलियर को खत्म करने के लिए कुछ इंटरवेंशंस ऐसी करती है और इतनी ज्यादा करती है कि उन इंटरवेंशंस की वजह से शायद मार्केट फेलियर तो ठीक हो जाए लेकिन और नई किस्म की इनएफिशिएंसीज क्रिएट हो। समझो? क्योंकि वो वाला जो फ्री मार्केट इकोनॉमी की वजह से ओवर एंड अंडर एलोकेशन थी ना, वो तो ठीक हो रही है, बट एक नई किस्म की इनएफिशिएंसी क्रिएट हो रही है। जो अच्छा क्वेश्चन अब्दुल्ला का, इस तरह अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से एक नई किस्म की इनएफिशिएंसी क्रिएट हो रही है तो मार्केट फेलियर कैसे हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है बिकॉज अंडर एंड ओवर एलोकेशन तो शायद ठीक हो जाए, जो मार्केट फेलियर का मेन क्रक्स है, अंडर एंड ओवर एलोकेशन ठीक हो रही है, राइट। लेकिन गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से कोई नई किस्म की इनएफिशिएंसी क्रिएट हो रही है। और वो कौन कौन सी इनएफिशिएंसी हो सकती है? नंबर 1 डेड वेट लॉस। ये डेड वेट लॉस
ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि जब खास तौर पे दो पॉलिसीज ऐसी हैं जिससे डेड वेट लॉस होता है। कौन कौन सी पॉलिसीज हैं? इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्सेस नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। इन दोनों इंटरवेंशन से ठीक है अंडर एलोकेशन ओवर एलोकेशन ठीक हो सकती है, बट उससे डेड वेट लॉस होगा, जिससे वेस्टेज होगी, जिससे मार्केट फेलियर होगा। ठीक है, ये पहला मसला कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन से डेड वेट लॉस हो सकता है, वो इनएफिशिएंसी क्रिएट करेगा, गवर्नमेंट फेलियर। दूसरा जो ज्यादा आसान है, पहले मैं करता हूं, जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी दैट विल लीड टू करप्ट प्रैक्टिसेस एंड करप्शन लीड्स टू इनएफिशिएंसी। क्यों करप्शन से इनएफिशिएंसी क्यों होती है? करप्शन से इनएफिशिएंसी क्यों होती है? एसेंशियली वेस्टेज है ना, रिसोर्सेज का वेस्टेज है। आप आपने टैक्सेस कलेक्ट किए इन ऑर्डर टू स्पेंड इट ऑन द इकोनॉमी, बट यू नॉट डूइंग दैट। मे बी उनमें से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस की जेबों में जा रहा है, ठीक है, और कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था, राइट? सो करप्शन लीड्स टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज व्हिच इज अ गवर्नमेंट फेलियर। ठीक है, इनएफिशिएंसी हो जाती है। नहीं, डेड वेट लॉस में इसको सेपरेट कैटेगरी रखो, बिकॉज जरूरी नहीं है कि वो डेड वेट लॉस करप्शन की वजह से हो रहा है, वो गवर्नमेंट इनएफिशिएंट, क्योंकि गवर्नमेंट इनएफिशिएंट होती है ना, तो वो मे भी सही एक्ट नहीं करेगी, नॉट बिकॉज वो करप्ट है, इट्स जस्ट बिकॉज उनका प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो वो रिसोर्सेज वेस्ट हो रही है। तो इसलिए करप्ट प्रैक्टिसेस की जो हेडिंग है वो सेपरेट है। ठीक है, तीसरा मैंने आपको कल बताया था, वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड मार्केट फेलियर इज जब मार्केट में इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है, जब कुछ फर्म्स की मार्केट पावर ज्यादा हो, कुछ फर्म्स की मार्केट पावर ज्यादा होने से भी मार्केट फेलियर होता है। उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट एंटी ट्रस्ट लॉज लगाती है, एंटी ट्रस्ट लॉज। ठीक है, एंटी ट्रस्ट लॉज क्या होते हैं? कंपटीशन इंक्रीज, जैसे टैक्स लगा दिया बड़ी फर्म पे, छोटी फर्म को सब्सिडी दे दी। अच्छा भी है तो अच्छी चीज, बट इससे गवर्नमेंट फेलियर कैसे होता है? सोचो अगर बड़ी फर्म पे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, चलो उससे मार्केट में कंपटीशन तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन जब टैक्स लगा तो वो जो बड़ी फर्म है उसकी एबिलिटी टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या हो रही है? कम, क्योंकि बड़ी फर्म आहिस्ता आहिस्ता उसके मार्केट पावर कम होगी, उसका आउटपुट श्रिंक करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो जरा ऊपर की तरफ उसके मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी, और वो जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने की एबिलिटी थी इन बड़ी फर्म्स में वो हैम्पर हो जाएगी। इनएफिशिएंसी, प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी, कि आपकी जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है दैट विल स्टार्ट टू इंक्रीज, वो जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो आपकी हैम्पर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये भी एक किस्म का गवर्नमेंट फेलियर है। ठीक है, नीयत अच्छी थी कि मार्केट में कंपटीशन बढ़े, बट वो जो बड़ी फर्म्स जो प्रोडक्टिवली एफिशिएंट थी, जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर रही थी, दे माइट देन इन टर्न लीड टू इनएफिशिएंसी इन द मार्केट। ठीक है, ये बच्चे कौन थे? चमूनी से बच्चे, इनको मैंने नोटिस भी नहीं किया। ये कौन थे? प्रेप के बच्चे थे। ठीक है, हाँ बस सही है। सो ये 3 गवर्नमेंट फेलियर के मेजर रीजंस हैं। There are other reasons behind government failure as well, like insufficient information. गवर्नमेंट ने पॉलिसी लगाई, वो पॉलिसी लगाई insufficient डेटा या insufficient इंफॉर्मेशन के ऊपर, तो पॉलिसी ज्यादातर खराब होगी ना। जैसे गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी जैसे टैक्स लगा दी है, ठीक है, गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया किसी प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि इनडायरेक्ट टैक्स कितना लगाना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट के पास मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट की सही इंफॉर्मेशन ही नहीं है, डेटा ही नहीं है। तो अगर इनकम्प्लीट या इनपरफेक्ट डेटा के ऊपर अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लगाए तो वो पॉलिसी के सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट फेलियर। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आई थिंक इसको मैं ऐड कर देता हूं यहाँ पे। नंबर 5, when governments announce policies
based on incomplete / inaccurate data, ठीक है, उससे भी गवर्नमेंट फेलियर हो सकता है, राइट। सो ये जी गवर्नमेंट फेलियर, इसमें सारे पॉइंट आपने जरूरी नहीं है कि 5 के 5 पॉइंट आप लिखें अपने कंक्लूजन के अंदर, कोई 2 पॉइंट लिखें, ठीक है। और एक पॉइंट जो बहुत जरूरी है लिखना, वो चाहे कंक्लूजन में लिखो चाहे वो पॉलिसी जो ऊपर तुमने लिखी है उनके पास लिखो। अगर कभी भी सवाल के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज में तुम इनडायरेक्ट टैक्स या सब्सिडी की बात करो, एक पॉइंट लाजमी लिखना है, वो क्या है? डेडवेट, वो भी ठीक है, गुड। एक और पीडी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स या सब्सिडी क्या हमेशा इफेक्टिव होंगे? जरूरी नहीं है भाई। अगर डिमांड इलास्टिक है तो आप जितने मर्जी इनडायरेक्ट टैक्स या सब्सिडी लगा दो, उनकी डिमांड अगर आपने कम करनी थी वो कम नहीं हो रही ज़्यादा, अगर डिमांड ज़्यादा करनी थी वो डिमांड ज़्यादा नहीं हो रही, बिकॉज इन इलास्टिक प्रोडक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यू कैन ऑल्सो ऐड दैट इन गवर्नमेंट फेलियर एज वेल, या इंडिविजुअली यू कैन डिस्कस दैट विद देयर रिस्पेक्टिव पॉलिसीज, ठीक है। अच्छा, फिर एमसीक्यूज के लिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये क्या है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है अगर किसी गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट रन करना है, ठीक है, या रन नहीं करना है एक्चुअली, लेट्स सपोज कोई गवर्नमेंट है जो सोच रही है या मैं कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करूं या ना करूं, जैसे एयरपोर्ट, सियालकोट में एयरपोर्ट बनाए या ना बनाए, ठीक है, हैदराबाद में एयरपोर्ट बनाए या ना बनाए, ठीक है, जेलम एयरपोर्ट बनाए या ना बनाए, ठीक है। अगर एक गवर्नमेंट ये डिसीजन ले रही है या एक प्राइवेट सेक्टर ये डिसीजन ले रही है कि यार कोई प्रोजेक्ट शुरू करें या ना करें, उसके लिए दे हैव टू गो थ्रू दीज 4 स्टेप्स एंड दिस इज नोन एज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एक्सपेंशन के लिए भी, लेकिन हाँ, प्राइवेट सेक्टर फर्म कर सकती है अगर एक्सपेंशन उसे करना है तो मे बी दे कैन यूज दीज स्टेप्स, बिल्कुल, ठीक है। ये स्टेप्स क्या है? लेट्स सपोज एक एयरपोर्ट बनाना है, ठीक है, लेट्स सपोज कोहाट में एक एयरपोर्ट बनाना है। अब कोहाट में एक एयरपोर्ट बनाना है या कोहाट में कोई डैम बनाना है, गवर्नमेंट उसके पीछे सबसे पहले देखेगी जब हम ये एयरपोर्ट बनाएंगे तो एयरपोर्ट बनाने के दौरान उस प्रोसेस के अंदर क्या बेनिफिट और क्या कॉस्ट होगी कोहाट के लोगों के लिए। सॉरी, ये मैंने गलत बोला, दोबारा बताता हूं। अगर कोहाट में गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट बनाना है तो उस एयरपोर्ट बनाने के दौरान क्या बेनिफिट और क्या कॉस्ट होंगे सोसाइटी को। सोसाइटी में सिर्फ कोहाट के लोग नहीं आते हैं, दौरान पहला स्टेप है दौरान। एयरपोर्ट बनाएंगे उसके दौरान क्या कॉस्ट क्या बेनिफिट होंगे सोसाइटी को, इसका मतलब गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड है, एम्प्लॉइज भी इंक्लूडेड है, उसमें कोहाट के लोग भी इंक्लूडेड है, आसपास के लोग भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो क्या जल्दी से कोहाट में अगर एयरपोर्ट बनाते हैं क्या फायदे होंगे जी? एम्प्लॉयमेंट, वेरी गुड, अच्छी ट्रांसपोर्ट क्रिएट हो जाएगी वहां पे, ठीक है। एक्चुअली ट्रांसपोर्ट तो उस वक्त होगी ना जब एयरपोर्ट बन जाएगा, एयरपोर्ट बनने के दौरान ना बोलो, ठीक है, वो कॉस्ट है। डिफॉरेस्टेशन, एयर पोल्यूशन, ठीक है, इसके अलावा जो खर्चा पड़ रहा है गवर्नमेंट का, जो एक्सपेंस है वो भी कॉस्ट में आता है, ठीक है। वो एम्प्लॉयमेंट, जॉब, ये सारा बेनिफिट और कॉस्ट हो गया। प्राइवेट बेनिफिट भी आते हैं, एक्सटर्नल बेनिफिट भी आते हैं, प्राइवेट कॉस्ट भी आते हैं, एक्सटर्नल कॉस्ट भी आते हैं, ठीक है। ये चारों आएंगे, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, प्रिडिक्ट करें जब एयरपोर्ट बन जाएगा और ऑपरेशनल होगा तो उसके बाद क्या फायदे और नुकसान होंगे कोहाट को। मोबिलिटी, ट्रांसपोर्ट बेहतर हो जाएगा, टूरिज्म आएगी कोहाट में, टूरिज्म ज्यादा आएगी और एम्प्लॉयमेंट हो सकती है आगे, लेकिन फिर पोल्यूशन भी और ज्यादा होगी, लोगों की वहां जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, बेनिफिट है। कॉस्ट में टैक्स, बेनिफिट में टैक्स का रेवेन्यू आएगा, ठीक है, लेकिन कॉस्ट में पोल्यूशन आ सकती है, लोग रीलोकेट हो जाएंगे, वो जो जिनके घर थे आसपास वो कहीं और चले जाएंगे, ऑल ऑफ दैट इज कॉस्ट एज वेल। सो अगेन, प्राइवेट कॉस्ट प्राइवेट बेनिफिट, एक्सटर्नल कॉस्ट एक्सटर्नल बेनिफिट। एयरपोर्ट बनाने का प्राइवेट बेनिफिट है, गवर्नमेंट
गवर्नमेंट बना रही थी ना, गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू जो मिल रहा है एयरलाइन से और बाकी जो भी वहाँ पे लोग अपने शॉप्स वगैरह खोलेंगे। ड्यूरिंग में मे भी नहीं होगा, हाँ ड्यूरिंग में, लेकिन कोई और प्राइवेट बेनिफिट हो सकता है। जैसे द गवर्नमेंट माइट नॉट बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, प्राइवेट बेनिफिट ही है गवर्नमेंट का, क्योंकि लोग जॉब्स कर रहे हैं। ठीक है, ये दो फायदे हो गए। ठीक है, फायदे और नुकसान। तो पहला स्टेप था एयरपोर्ट बनने के दौरान क्या बेनिफिट एंड कॉस्ट है, दूसरा एयरपोर्ट बनने के बाद क्या बेनिफिट कॉस्ट है प्रेडिक्ट करें, तीसरा स्टेप है गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर मॉनेटरी वैल्यूज असाइन करती है सारे कॉस्ट और बेनिफिट को जो पहले दो स्टेप्स में किए। इन दो स्टेप्स के अंदर जो भी कॉस्ट और बेनिफिट थे उनके साथ मॉनेटरी वैल्यूज असाइन करते हैं। और फाइनली डिसीजन मेकिंग, चौथा स्टेप है डिसीजन मेकिंग स्टेप। गवर्नमेंट के लिए, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, गवर्नमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग होगी अगर मार्जिनल सोशल बेनिफिट या इवन सोशल बेनिफिट, अगर सोशल बेनिफिट सोशल कॉस्ट से ज्यादा है, किसी भी प्रोजेक्ट का सोशल बेनिफिट सोशल कॉस्ट से ज्यादा है, तो गवर्नमेंट वो काम करेगी, और अगर ये कम है तो फिर इसको स्क्रैप कर देगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर अगर कोई बिजनेस कर रहा है या कोई प्राइवेट सेक्टर कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, वो सोशल बेनिफिट और सोशल कॉस्ट नहीं देखेंगे, उनका ताल्लुक सिर्फ किससे है, प्राइवेट बेनिफिट प्राइवेट को। अगर प्राइवेट बेनिफिट प्राइवेट कॉस्ट से ज्यादा है तो प्राइवेट सेक्टर के लिए वो फीजिबल है, वरना नहीं। ठीक है, समझ आइए, क्लियर हो गया, गुड। ठीक है, सो ये कॉज, ये एमसीक्यूज के लिए बड़ा जरूरी है, जो आपको मैंने एमसीक्यूज भेजे उनमें से कुछ एमसीक्यूज इसके ऊपर आएंगे तो आपको आना चाहिए। ठीक है, आखिरी चीज इस चैप्टर से रिलेटेड, ये डायरेक्टली मार्केट फेलियर से रिलेटेड नहीं है, ये इंफॉर्मेशन फेलियर से रिलेटेड है, बट दिस इज नॉट रिलेटेड टू मार्केट फेलियर। हाँ, इसमें एसेज नहीं आते, मैंने नहीं देखा टू बी ऑनेस्ट कभी इनके ऊपर एमसीक्यूज आ सकते। ठीक है, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, और एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन से जो दो मसले निकलते हैं, मॉरल हैजर्ड एंड एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम, ये क्या होता है। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती है, दो पार्टीज हैं, एक पार्टी को एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दूसरी पार्टी से ज्यादा है, समझे, एक पार्टी को किसी प्रोडक्ट के बारे में दूसरी पार्टी से ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल है। क्या मतलब, क्या मतलब, ना ना नॉट मार्केट पावर। मैं गाड़ी बेचना चाह रहा हूं, ठीक है, मुझे पता है गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से एक डोर ऐसा है जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना, तो उसमें वो इश्यूज क्रिएट होते हैं, आवाज़ें आती हैं, मतलब कभी वो जैम भी हो सकता है, तो उसके ऊपर फिर खर्चा दोबारा कराना पड़ता है, हर ये कुछ महीने बाद ये हो जाता है। ठीक है, मुझे पता है, राइट, क्योंकि मैं उसका ओनर हूँ, राइट। अब्दुल्ला मेरे से वो गाड़ी लेने आता है, अब्दुल्ला को पता है? नहीं, अब्दुल्ला को नहीं पता इसके बारे में। कराएगा, जरूर कराएगा, मुझे पता है, लेकिन सपोज करो वो बोला आदमी है, जो नहीं है, अब्दुल्ला बहुत बड़ा डैश है, लेकिन चलो कहते हैं कि लेट्स सपोज बोला, ठीक है। तो अब ये है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एक पार्टी को दूसरी पार्टी से इंफॉर्मेशन ज्यादा है, ठीक है, किसी चीज के बारे में, तो समझ आइए एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्या है। अब एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन लीड्स टू टू प्रॉब्लम्स, एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम एंड मॉरल हैजर्ड। ये क्या होता है एडवर्स सिलेक्शन? एडवर्स सिलेक्शन का क्या मतलब? गलत डिसीजन, बुरी डिसीजन। एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम ये है, जिस तरह मैंने कहा, मुझे उस गाड़ी के फॉल्ट के बारे में पता है, लेकिन मैंने इसको छुपाया हुआ, ठीक है। अब्दुल्ला मेरे से गाड़ी खरीदने आया, उसको नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। मैंने उस गाड़ी की वैल्यू 50 लाख रखी हुई है, ठीक है, और साथ में छुपाया हुआ है फॉल्ट को। अगर उस फॉल्ट को मैं ना छुपाता और अगर वो फॉल्ट रेडिली अवेलेबल होती उसकी इंफॉर्मेशन, तो इस गाड़ी की वैल्यू 50 लाख नहीं 30 लाख से भी ज्यादा ना होती, ठीक है। अब्दुल्ला को पता है? नहीं ना, अब्दुल्ला मेरे से गाड़ी खरीद लेता है और वो 50 लाख दे देता है, क्योंकि उसको नहीं पता। तो अब्दुल्ला ने अपने लिए क्या किया है? एडवर्स सिलेक्शन। अब्दुल्ला ने अपने लिए क्या किया है? एडवर्स सिलेक्शन, गलत डिसीजन। उसने गलत सिलेक्शन की है, बुरी सिलेक्शन कर ली है, जस्ट बिकॉज उसको पता नहीं था उसके,
इस प्रोडक्ट के बारे में। अगर पता होता तो चलो शायद वो खरीद भी लेता, लेकिन वो कहता मैं 30 लाख से ज्यादा नहीं दूंगा इसमें, लेकिन उसके 20 लाख एक्स्ट्रा दे दिए क्योंकि ही डिडंट नो। सो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन लीड्स टू, एक मिनट है, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन लीड्स टू एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम। ये तो बाय द वे मैंने एग्जांपल दिया ना कि सेलर के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बायर के पास कम है। उल्टा भी होता है कभी कभी, कभी कभी बायर के पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, सेलर के पास नहीं होती। इसकी बेस्ट एग्जांपल है हेल्थ इंश्योरेंस। लेट्स सपोज मैं हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहा हूं, ठीक है, ये इब्राहिम मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस लेने आया है, लेकिन इसने ये छुपाया हुआ कि चर्सी है, मुसल्ली है, ठीक है, वैसे शक्ल से पता चल नहीं जाता, मैं बड़ा बेवकूफ हूँ अगर मुझे नहीं पता, लेकिन चलो सपोज करें मैं इसकी तरह बोला बेवकूफ हूँ, ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि यार ये चर्स भी पीता है, भंग भी पीता है, नस्वार भी खाता है, से सूटे भी 10 डब्बे एक दिन में पी लेता है, और शराबी कबाबी। सर अगर कोई ऑनलाइन आपकी बाकी बच्चे देखते हुए सोच रहे हैं सर किसका की करनी से देखना, लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा चलो रीड, ठीक है, सो सर जो कोर्स इसको तो मुझे स्पेलिंग भी नहीं आती है। अच्छा MA नहीं आई है, चढ़ मार। अच्छा सो है बेटा अंग्रेजी है, ठीक है, MA नहीं MI है। ओ हाँ सॉरी MI नहीं MA है, सही है, सॉरी है, अब उससे वो भी सीखते हैं। अच्छा खैर, सो सुनो, इसको नहीं पता, सॉरी मुझे नहीं पता कि यार ये he has certain hobbies that will affect his health maybe after a few years। तो अब देखो मैं इसको हेल्थ इंश्योरेंस बेचता हूँ, अब हेल्थ इंश्योरेंस किस पे बेची जा रही है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस हराम है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस बेची जाती है प्रीमियम पे, वो प्रीमियम इंटरेस्ट है, सूद होता है बेसिकली, रिबा, राइट। इस वजह से हेल्थ इंश्योरेंस इज हराम फॉर एवरीवन हु इज थिंकिंग अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस हर तरह की इंश्योरेंस, नॉट जस्ट हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हाटएवर, ऑल ऑफ दैट इज हराम है। कार इंश्योरेंस बिल्कुल ठीक है, वो इस्लामिक इंश्योरेंस है जिसको तकाफुल कहते हैं, उलमा उसको ठीक कहते हैं, बट आई वुड सजेस्ट अवॉइड इट, ठीक है। खैर एनीवे, सो अब मैं अगर इसको हेल्थ इंश्योरेंस बेचता हूँ, मैं आई द सेलर, बट आई डोंट नो व्हाट हिज हेल्थ इश्यूज माइट बी लाइक इन अ फ्यू इयर्स। अभी उसने मुझे टेस्ट दिखाए हैं, वो ठीक है, राइट। मैं इसको हेल्थ इंश्योरेंस सस्ते प्रीमियम पे बेचता हूँ। सस्ता प्रीमियम मतलब अगर इसकी हेल्थ को इशू हुआ तो क्या पता वो जो मैंने सस्ते प्रीमियम पे इसको मैंने बेचा है हेल्थ इंश्योरेंस, जब इसको हेल्थ के इश्यूज हो तो वो प्रीमियम कवर ना कर पाए मेरी कॉस्ट को, ठीक है। जिसकी वजह से मेरे पास क्या थी, मेरे पास एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन थी ना, मुझे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी, राइट। बट उसकी वजह से मैंने क्या किया, अपने लिए एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम क्रिएट की है, मैंने अपने लिए बुरी सिलेक्शन की है, क्योंकि मैंने इसको सस्ते प्रीमियम पे हेल्थ इंश्योरेंस बेची। अगर मुझे पता होता इसकी ये हैबिट, हॉबीज या ये हैबिट्स हैं, तो मैं अगर हेल्थ इंश्योरेंस इसको बेचता तो प्रीमियम क्या रखता, ज्यादा, अपने आप को सिक्योर रखता, लेकिन क्योंकि मुझे पता नहीं था, इस वजह से आई हैव सोल्ड दैट हेल्थ इंश्योरेंस टू हिम एट अ वेरी चीप प्रीमियम, एंड एज अ रिजल्ट आई हैव मेड अ बैड सिलेक्शन। हाँ, बट एट द सेम टाइम इट वाज माय जॉब टू, मतलब इट्स नॉट जस्ट के जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो लोगों का वर्ड लेती है, ठीक है। तो अगेन इट इज माय जॉब टू इंश्योर कि तुम मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह करें, तो इस वजह से कई दफा ओवरसाइट होती है ना, तो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन उससे ज्यादा हो जाती है। सिमिलरली ही कुड हैव ऑब्वियसली इंस्पेक्टेड माय कार बेटर, बट वो ओवरसाइट होगी तो एसिमेट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा होगी, ठीक है। हाँ वही ना, ओवरसाइट होगी, राइट। जिस तरह मैंने इस पे भरोसा किया, बहुत बड़ी ओवरसाइट होगी, ठीक है। ओवरसाइट नहीं तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ठीक है। सो ये हो गया एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन लीड्स टू एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम। लेकिन asymmetric information leads to moral hazard as well। moral hazard क्या होता है? lot of the time students को confusion होती है कि सर इनमें difference क्या है।
एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन से जब एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम होती है ना, तो एक पार्टी को पता है कि एक प्रोडक्ट में फ्लॉ क्या है और वो बेच रही है, उसको खरीद रही है, तो दूसरी पार्टी को नहीं पता, इस वजह से उस दूसरी पार्टी ने एक गलत डिसीजन ली इसके केस में, ठीक है, लॉस। ये था एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम। मॉरल हैजर्ड है जब मैं एक अग्रीमेंट या कोई बंदा एक अग्रीमेंट में जा रहा है, दैट पर्सन इज एंटरिंग इनटू दैट अग्रीमेंट इन बैड फेथ। बैड फेथ क्या होता है? बेईमानी किस्म की, बिल्कुल। दैट पर्सन इज एंटरिंग इनटू दैट अग्रीमेंट इन बैड फेथ। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैंने ये अग्रीमेंट की, उसके बाद मैं XYZ काम कर सकता हूं। तो वो अग्रीमेंट कर ही इसलिए रहा है रिस्क लेने के लिए। समझो, जैसे एक बंदा कार इंश्योरेंस लेता है, ठीक है, कार इंश्योरेंस लेता है, लेकिन वो कार इंश्योरेंस क्यों लेता है? वो कह रहा है यार मैं कार इंश्योरेंस ले लूं, उसके बाद मैं इस गाड़ी पे रेसिंग किया करूंगा, लेकिन अभी नहीं कर रहा। अभी मैं दिखा रहा हूं कि मैं ऐसी काम नहीं करता, ठीक है, लेकिन मैं इस अग्रीमेंट में क्यों जाना चाह रहा हूं कि मैं कार रेसिंग करूं, बट ये मैं छुपा रहा हूं ना उसे। दिस इज व्हाट मॉरल हैजर्ड, कि मैं एक अग्रीमेंट में जाने से पहले नीयत मेरी कुछ और है, लेकिन मैंने वो अग्रीमेंट कर ली कि यार नहीं जी, मैं सिर्फ अपनी कार इंश्योरेंस के, अगर मेरा कोई एक्सीडेंट हो गया तो ये इशू होगा। लेकिन अब मैंने जब अग्रीमेंट कर ली तो अब मैं रिस्क से क्या हो गया? सिक्योर। मेरी सिक्योरिटी होगी रिस्क के ऊपर, तो अब मैं क्या करूंगा? रिस्क लूंगा। सिमिलरली मैंने लाइफ इंश्योरेंस ले ली अपनी, यार मुझे कुछ होता है तो मेरे खानदान को ये पैसे मिल जाए, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस क्यों ली? क्योंकि मैं बंजी जंपिंग करने जा रहा हूं, ठीक है, या मैं वो स्काई डाइविंग करने जा रहा हूं, रिस्क लेने जा रहा हूं। समझ आइए फर्क क्या है दोनों में? एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम है, दो पार्टीज हैं, एक पार्टी को दूसरे के बारे में पता, दूसरे प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं, और वो उस वजह से गलत डिसीजन लेता है अपने लिए। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हो रहा है मॉरल हैजर्ड में एक पार्टी दूसरी से अग्रीमेंट कर ही इसलिए रही है बिकॉज उसकी नीयत खराब है। तो सर आपने जो एग्जांपल दी थी गाड़ी वाली, तो उसके लिए मॉरल हैजर्ड नहीं। को पता था? नहीं, मॉरल हैजर्ड नहीं है ना इसमें, क्योंकि मैं रिस्क नहीं, मॉरल हैजर्ड इज रिलेटेड टू रिस्क। मैं गाड़ी बेच रहा हूं इसको, इसके लिए वो एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने इसको नहीं बताया गाड़ी में मसले क्या हैं, ठीक है, या ये मेरे से हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहा है, इसने ये नहीं बताया मुझे कि ये इश्यूज है मेरे साथ, तो वो गलत डिसीजन है, बट वो रिस्क नहीं है ना। रिस्क क्या है कि मैं एक अग्रीमेंट पे जा रहा हूं ताकि मैं अग्रीमेंट के बाद ये काम कर सकूं, और अगर कुछ हो गया तो उतने पैसे मिल जाए मुझे। तो मैं बेसिकली अग्रीमेंट में जा ही इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरी नीयत खराब है, और मैं उस अग्रीमेंट के बैक पे रिस्क ले लूं। समझो? हाँ, इसके ऊपर एमसीक्यू आते हैं। So when it comes to securing yourself from risk, that is moral hazard. और आपकी नीयत खराब है, इसमें भी नीयत खराब है, नो डाउट, लेकिन इसमें इट्स नॉट कि मैं रिस्क से, मैं इसको गाड़ी बेच रहा हूं तो मैं रिस्क तो नहीं प्रोटेक्ट कर रहा ना। आई एम जस्ट सेइंग यार ये गाड़ी ले लो, हाँ मैं उसको चीज बता नहीं रहा कि वो गाड़ी में मसले क्या, ठीक है। हाँ नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता, ये पागल तो नहीं है ना जो बंदा रिस्क ये सोचिए कि अगर वो ये अजीब सिनिस्टर चीजें सोचता है। रिस्क ये सोचिए कि अगर वो चेक करवा दे कि गाड़ी में मतलब है रिस्क की, ना 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 ना, फिर वही बात है। रिस्क का क्या मतलब है? रिस्क का मतलब है मैं इसका मतलब तुझे अभी समझ नहीं गई इसकी। रिस्क का मतलब है मैं एक अग्रीमेंट साइन कर रहा हूं ताकि मेरा आगे का रिस्क, जो मैं पुठा काम करने लगा हूं, उसका रिस्क मेरा बच जाए, ये मॉरल हैजर्ड है। लेकिन अगर मैं गाड़ी बेचता हूं इसको और ये चेक करा लेता है तो ये गाड़ी मेरे से खरीदेगा नहीं ना, लेकिन मैं उसकी वजह से मेरा रिस्क तो प्रोटेक्ट नहीं हो रहा। मॉरल हैजर्ड में क्या होता है? मैं अग्रीमेंट बैड फेथ में करता हूं और मेरा रिस्क प्रोटेक्ट हो गया, फिर मैं जो मर्जी काम करूं। एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम है, मैं एक चीज बेच रहा हूं और वो बेच रहा हूं लेकिन उसको ये नहीं बताकर यार इसमें ये मसला है, ठीक है, जिसकी वजह से वो बेचारा
गलत डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, समझ आइए फर्क। सो दिस इज बेसिकली टू थिंग्स। एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम इज व्हेन यू आर बेसिकली चूजिंग समथिंग दैट इज हार्मफुल फॉर यू, ठीक है। मॉरल हैजर्ड इज व्हेन यू आर साइनिंग समथिंग टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्यूचर रिस्क एंड यू हैव दैट बैड इंटेंशन के रिस्क लेना है। एक तो बंदा है ना, जैसे सॉरी मैं आता हूँ तेरे क्वेश्चन पे, एक बंदा है जो कहता है जी यार मैं हेल्थ इंश्योरेंस कर रहा हूँ या मैं लाइफ इंश्योरेंस कर रहा हूँ, और उसका पीछे उसका कोई सिनिस्टर डिजाइन नहीं है, कोई नहीं कह रहा मैं लाइफ इंश्योरेंस करता हूँ फिर बंजी जंपिंग में जाऊंगा। उसने कहा यार मेरी लाइफ इंश्योरेंस हो ताकि अगर मुझे कुछ मसला हो तो मेरे बच्चों को, बीवी को ये पैसे शैसे मिल जाए, ठीक है। 2 साल बाद वो कहता है अच्छा चलो बंजी जंपिंग करते हैं। ये मॉरल हैजर्ड नहीं, क्यों? क्योंकि उसने अग्रीमेंट करते हुए ये नहीं सोचा था। लेकिन अगर किसी बंदे ने अग्रीमेंट करने से पहले, अग्रीमेंट करते हुए सोचा यार ये मैं अग्रीमेंट कर लूं, प्रोटेक्ट हो जाऊंगा रिस्क से, बंजी जंपिंग पे जा सकता हूं, ठीक है। या ये बाहर के मुल्कों में जहाँ पे ये इस तरह की इंश्योरेंस बहुत होती है। अब अमेरिका में देखोगे तुम, यूट्यूब पे अगर कभी देखो तो अमेरिका में कुछ लोग जानबूझ के स्लो गाड़ियों के सामने आ जाते हैं, कुछ स्लो गाड़ी चल रही है उसके सामने आ जाते हैं और एक्सीडेंट हो गया, थोड़ी सी टांग टूट गई या कोई बाजू थोड़ा सा मुड़ गया, उससे क्या मिलते हैं उन्हें? पैसे, इंश्योरेंस से पैसे मिलते हैं, वो अच्छे खासे पैसे होते हैं जो थोड़ा बहुत तो वो खर्चा अपने टांग को ठीक कराने में या पैर को ठीक कराने में कर लेते हैं या हाथ को, लेकिन बाकी पैसा फिर वो खर्च करते हैं अपने नीड्स के लिए। अब व्हाट इज दिस? दिस इज मॉरल हैजर्ड। दिस इज मॉरल हैजर्ड। एक किस्म का फ्रॉड है बिल्कुल, इसलिए इसको मॉरल हैजर्ड कहते हैं कि मॉरल ही गलत है। तो नहीं, ये वाली एग्जांपल इसलिए नहीं है क्योंकि मतलब कोई अग्रीमेंट किसी उस नहीं सर, दिस इज द राइट एग्जांपल इसलिए नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली बाइंग एंड सेलिंग होनी चाहिए ना। तो मैं लाइफ इंश्योरेंस खरीद रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ ना, ये तो किसी को मरवा रहे हो, दिस इज नॉट बाइंग एंड सेलिंग। हाँ आ सकता है, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन फेलियर में आ सकता है, बट इट इज नॉट द सेम इंफॉर्मेशन फेलियर एज एक्चुअल बेनिफिट्स वर्सेस परसीव्ड बेनिफिट्स। दिस इज टू पार्टीज, one has more benefit, as in one has more knowledge, the other is less knowledge. So वो इंफॉर्मेशन फेलियर क्या वो वाली चीज नहीं है जो मेरिट और डीमेरिट हो पड़े, बट उससे सिमिलर है, ठीक है। समझ आइए, क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चंस? समझ आ गई? ये कौन से डायग्राम बना रहे हैं यार? तू क्या बना रहा है? कल जो आपने बताया था करेक्ट चैप्टर 2, 3 और 5 इसमें कोई डायग्राम करेक्ट सेंस को इसमें बेटा चैप्टर 2, 3, 5, चैप्टर 2, 3, 4 के एमसीक्यूज की तैयारी अच्छे से करनी है, और इसकी तैयारी बाय द वे पेपर 4 के लिए भी करनी है, क्योंकि इसके उसमें आएगा, केस स्टडी में आते हैं सवाल। ये चैप्टर 5 है मेरा बच्चा, चैप्टर 5 की एसए की तैयारी करनी है। लेकिन चैप्टर 2, 3, 4 हाँ एमसीक्यूज पेपर 3 के उसकी काफ़ी सवाल आते हैं, बट ये ना कहें कि जी पेपर 4 में इसका सवाल अगर आया तो हमने स्किप कर देना है, क्योंकि केस स्टडी तो नहीं स्किप कर सकते ना, तो केस स्टडी के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 1 इज द फर्स्ट। हाँ गुड क्वेश्चन, डायग्राम में चैप्टर 1 आ सकता है बिल्कुल। याद है तीन सेक्शन है, सेक्शन ए एमसीक्यूज 20 एमसीक्यूज, सेक्शन बी एसए 20 नंबर का, सेक्शन सी 10 नंबर का है, 2 डायग्राम, ठीक है। हाँ एसए सिर्फ चैप्टर 5 एमसीक्यूज की ज्यादा प्रायोरिटी है, समझ नहीं क्या कह रहे हैं? एमसीक्यूज के लिए ज्यादा फोकस किस दोनों तीनों एक्चुअली 4 1, 2, 3, 4 किसी में एज इन हर चैप्टर में से एमसीक्यूज मैंने दी है, चैप्टर 5 से दी बिल्कुल दी। वो पास पेपर से मैंने उठाए हैं जो आपको मुझे लग रहा था कि वो आपसे आपके कोर्स से रिलेटेड है, वो सारा मैंने, ठीक है। अच्छा भाई बच्चों, अब आते हैं एसेस पे। आज और कल की, अब आज तो बहुत थोड़ा टाइम रह गया, मैं थोड़ा सा बस स्टार्टिंग जो इंट्रो है ना, जो आपने हमेशा रट्टा मारना है, जो हमेशा आपने लिखना है, आज वो आपके साथ करता हूँ, फिर बाकी इंशाल्लाह कल करूँगा, और बाकी
4 एसेज हैं, आई थिंक मैंने आपके साथ शेयर किए नहीं किए। मार्केट फेलियर इन्हीं 4 में से ऐसे आएगा बिल्कुल। बताओ कैसे